कर रहे हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ तो। कहाँ तक किए थे हम लोग लास्ट क्लास में? सर रिवर्सिबल रिएक्शन तक। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस। बोल रहे हैं लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ। बताओ बताओ जल्दी से, स्टार्ट करेंगे अब। सर रिवर्सिबल इफेक्ट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताओ कैटलिस्ट। तो। एक क्वेश्चन कर रहे थे। मिले होस्ट शिफ्ट करो। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बता चुके थे तुम लोगों को। यस और यस नो? यस सर। कैटलिस्ट, ठीक है। उससे रिलेटेड चलो एक दो क्वेश्चंस भी कराए थे तुमको, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बताए थे। फिर कैसे रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उसके बारे में बताए थे। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करो तो पहले। क्वेश्चन ये है, द ईए ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, इन presence of a catalyst is 4.15 किलोज पर मोल, ठीक है, एंड in absence of a catalyst is 8.3 किलोजूल पर मोल, ठीक है। उनको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द प्लॉट ln k वर्सेस 1/t in the absence of catalyst, in the absence of catalyst, ठीक है। चलो स्लोप निकालना है ln k वर्सेस 1/t का। ऑप्शन ए है इसमें +1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है +1000 एंड ऑप्शन डी इज -1000। जल्दी फटाफट करो तो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। बता। चलो ठीक है, करो जल्दी से। सर -1000। माइनस -1000 या +1000? एक बार देख लो अच्छे से। साइन देख लियो ना, माइनस या प्लस क्या आ रहा है? माइनस ही आ रहा है। हेलो, यस सर। चलो ठीक है। बाकी लोग
और किसी का आया माइनस? प्लस प्लस सर क्या माइनस प्लस? -1000 या +1000 क्या आ रहा है? जल्दी बोले, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट निकालना है तुमको। तो रिलेशन क्या बताएं तुम लोगों को, ये बताओ। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस E/R और इंटू 1/t, यही है ना एक्सप्रेशन? Yes, याद है? अब यहाँ पे ln k वर्सेस 1/t का प्लॉट है। ये y एक्सिस पे ले रहा है, ये हम लोग x एक्सिस पे ले रहे हैं। y इक्वल टू mx प्लस c वाला ही तो फॉर्म है, यहाँ पे प्लस m। तो यहाँ पे स्लोप के जगह देखो, m का वैल्यू ये स्लोप होता है हमारा, स्लोप के जगह पे क्या है -E/R है। और एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट तुमको पूछा गया है, तो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? 8.3 किलो जूल पर मोल, यही है ना? ये -8.3 किलो जूल है, तो जूल में क्या आ जाएगा? इंटू 1000, ये जूल पर मोल आ गया। और आर का वैल्यू जूल में कितना होता है? 8.314 होता है जूल पर मोल केल्विन। यस और नो? स्लोप क्या आ जाएगा इस केस में? -1000 हो जाएगा। ये तो नियरली 1 टाइम स्टडी आएगा, -1000 ही आया ना? यस और नो? yes, sir. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हेलो? No, sir. नो सर। चलो ठीक, एक मिनट रुकना तो। चलो, आवाज आ रहा है? यस सर। चलो, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट वाले। और भी हम लास्ट क्लास में और भी 1-2 क्वेश्चंस कराए था, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड किए थे ना? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म हमको दिया रहेगा तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को करना क्या है इसमें, डिराइविंग द rate law expression if mechanism of the reaction is given। ठीक है, तुमको रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया रहेगा, उससे हम लोग रेट लॉ इक्वेशन डिराइव करेंगे। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस। चलो, तो इसमें देखो, इसमें क्या है ना कि एक्चुअली इसमें 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डिटरमाइंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रेट जो है ना वो सबसे में रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ोगे तो वहां भी ये पॉइंट आता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फटाफट। तो किस तरह स्टेप से डिटरमाइन होगा? ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है does not include the concentration। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन does not include the concentration of transition state or intermediate।
और इंटरमीडिएट। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होगा उसमें सर बीच में थोड़ा सा लैग आया। सॉरी, ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट का कभी भी हम लोग कंसंट्रेशन नहीं इंक्लूड कर पाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा सा बीच में लैग आया। क्या सर बीच में थोड़ा सा था सर, बीच में था। कट के आ रहा है? अब आ अभी रहा है ठीक है? सर। अभी ठीक है? सर अब ठीक है। ये सर अभी चलो, तो ये 2 पॉइंट लिख लो कि किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म, अब अगर हम लोग रेट उसका अगर मैकेनिज्म दिया रहेगा तो मैकेनिज्म से रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिटरमाइन होता है उसके स्लोएस्ट स्टेप से। सेकंड पॉइंट ये है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो भी आएगा उसमें कभी भी ट्रांजिशन स्टेट या फिर इंटरमीडिएट इनका कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिशन सर स्टेट या मतलब तो इंटरमीडिएट रेट लॉ एक्सप्रेशन में वो कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन ही आ सकता है। नहीं, कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन कैसे आएगा? कैटलिस्ट तो रिकवर हो जा रहा है ना, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन बाद में तो वो रिकवर हो जा रहा है ना। वो पूरा कैटलिस्ट उसमें यूज थोड़ी हो रहा है, कंज्यूम थोड़ी ना हो पा रहा है। सर एक रिएक्शन था कि 2SO2 plus O2 forms 2SO3 in presence of NO, और उसका रेट लॉ था R is equal to KO2, और उसमें NO2 का भी था वो कंसंट्रेशन। चलो हम देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करना है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन है मेरे पास, 2H2 गैस, ठीक है, 2NO गैस, रिएक्शन बना रहा है N2 गैस और प्लस 2H2। ये हमारा मेन रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, और इसका मैकेनिज्म मेरे पास दिया हुआ है, मैकेनिज्म हमको दिया रहेगा क्योंकि रिएक्शन देख के हम लोग नहीं बता सकते कि ये एक स्टेप में हो रहा है या 2 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं बता सकते हैं। तो उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप में क्या है, 2NO गैस जो है ये एक फास्ट इक्वेशन है, लिखा रहेगा तुम्हारे पास, इसका कुछ के इक्विलिब्रियम है और ये पहले N2O2 बना रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है, H2 गैस जो है ये N2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये तुमको दिया हुआ है ये स्लो स्टेप, और ये N2O गैस और प्लस H2O गैस। ठीक है, सेकंड ये दिया हुआ है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ये H2 गैस प्लस N2O गैस। ठीक है, अब ये फास्ट है, उसके बाद ये बना रहा है N2 गैस और प्लस H2O। ठीक है, अब ये ध्यान देना। अब इसके लिए हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करना है। दिख रहा है पहले तुम लोगों को? यस यस सर। यस और नो? यस चलो, तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज बता देते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो होता है ना, मैकेनिज्म के बेसिस पे दो टाइप के रिएक्शन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, पहला जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। फर्स्ट टाइप जो है ये क्या है, एलिमेंट्री, या फिर इसको सिंपल रिएक्शन भी बोला जाता है। एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन मतलब जो कि सिंगल स्टेप में हो रहा होगा विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। समझ रहे हो बात? द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको। दिख रहा है ना? यस लिखते जाना इसको साथ में। द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप without formation of any intermediate, formation of any intermediate। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर सिंपल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एक चीज ध्यान देना, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन
इसमें एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं मॉलिकुलैरिटी, जैसे ऑर्डर आया था ना एक, उसी तरह मॉलिकुलैरिटी भी एक टर्म आता है, वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिकुलैरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिकुलैरिटी इज डिफाइंड एज द number of molecules that participate in the formation of transition state और activated complex। ठीक है, activated complex, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलैरिटी। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमको पता है कि वो सिंगल स्टेप में ही होगा, तो सिंगल स्टेप में अगर वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको प्रोडक्ट में या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेगा, तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो मेन मकसद हमारा क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कहाँ तक रीच कराना है? ट्रांजिशन स्टेट तक। समझ रहे हो? ट्रांजिशन स्टेट तक अगर पहुंच गया, वो उतना एनर्जी तक पहुंच गया, तो उसके बाद आसानी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट के ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलैरिटी। जैसे एक रिएक्शन है H2 + I2, ये कन्वर्ट हो रहा है 2HI। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर हमको ये दिया हुआ है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं, वो क्वेश्चन में ही तुमको दिया रहेगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर ये दिया हुआ है हमको, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे रिएक्टेंट के, बताओ तो। 2 इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट बनाने में इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा ये किस टाइप का? इंटरमीडिएट नहीं, सॉरी, क्योंकि इंटरमीडिएट तो इसमें सिंगल स्टेप वाले में इंटरमीडिएट तो नहीं बनता है ना, ट्रांजिशन स्टेट आएगा। समझ रहे हो? इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में फर्क समझ रहे हो ना? इंटरमीडिएट मतलब बीच का कोई एक प्रोडक्ट टाइप का ही बनेगा जिसको आइसोलेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं ना हम लोग। ट्रांजिशन स्टेट क्या था कि जिसमें रिएक्टेंट का बॉन्ड पूरा पूरा ना तो टूटा हुआ है और प्रोडक्ट का बॉन्ड ना ही पूरा पूरा फॉर्म हुआ है, याद है? यस ठीक है, तो उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन है इसमें ट्रांजिशन स्टेट तो होगा लेकिन कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, बीच वाला कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, बीच वाला कुछ नहीं बनेगा जो कि फिर वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट इसका हम लोग कैसे एज्यूम कर सकते हैं? देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले देखो किस टाइप का बॉन्ड है, H2 में HH का बॉन्ड होगा और I2 में II के बीच का बॉन्ड होगा। ट्रांजिशन स्टेट इसका कैसा बना सकते हैं हम लोग? देखो तो H और H के बीच का बॉन्ड ना तो पूरा कंप्लीटली ब्रेक हुआ है, डॉटेड लाइन से शो कर रहा है, और H और I के बीच का बॉन्ड ना तो पूरा पूरा फॉर्म हुआ है ना? ये कुछ इस टाइप का हम लोग बना सकते हैं। देखो तो ट्रांजिशन स्टेट, यस और नो? Yes. तो ये इस केस में हो गया इसका ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट या फिर इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का बॉन्ड ना तो पूरा पूरा ब्रेक हुआ है ना ही प्रोडक्ट का बॉन्ड पूरा पूरा फॉर्म हुआ है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनाने में इस एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट्स के, बता सकते हो? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और आयोडीन का कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? 1, है ना? दोनों के एक एक मॉलिक्यूल, वो कैसे पता चला हमको? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, यस और नो? Yes, sir. तो इस केस में इसका मॉलिकुलैरिटी कितना हो जाएगा? बस सिंपली हम लोग काउंट कर लेंगे टोटल कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे? 2। तो इस केस में मॉलिकुलैरिटी क्या हो गया इसका? 2 हो गया। समझ रहे हो? तो मॉलिकुलैरिटी के इसमें ध्यान देना कि मॉलिकुलैरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। अभी इसको ऑर्डर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ऑर्डर हम लोग देखे तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, और ऑर्डर का वैल्यू क्या था? 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, सब चीज हो सकता है ना? लेकिन मॉलिकुलैरिटी जो है वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये डेसिमल में हो सकता है क्या मॉलिकुलैरिटी? No, यस और नो? मॉलिकुलैरिटी कभी डेसिमल में होगा?
खुद बताओ तुम नो लोग। नो सर। मॉलिक्युलरिटी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नो नहीं। जीरो हो सकता है क्या मॉलिक्युलरिटी? नो सर, मॉलिक्यूल इन नहीं। ऑल नो जीरो सर। होगा। हाँ, तो इसलिए मॉलिक्युलरिटी ना तो पॉजिटिव, सॉरी, ना तो डेसिमल हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है, ना ही जीरो हो सकता है। तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, या होल नंबर बोल सकते हो। समझ रहे हो बात? यस। क्योंकि ऐसा ये थोड़ी बोलेंगे हम लोग कि 2.5 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है, कभी एक मॉलिक्यूल होगा, दो होगा, ऐसे होगा ना। तो मॉलिक्युलरिटी अगर 1 होगा, ठीक है, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर। मॉलिक्युलरिटी अगर 1 है तो उसको किस टाइप का रिएक्शन बोलते हैं हम लोग? यूनिमॉलिक्यूलर। मॉलिक्युलरिटी अगर 2 है तो बाय। बाई मॉलिक्यूलर। मॉलिक्युलरिटी अगर 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे ध्यान देना, जनरली मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू जो होता है ना, वो लेस देन और इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, इसका रीजन अभी बताते हैं। जनरली मॉलिक्युलरिटी इज लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी 3 तक ही जा सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन, simultaneous collision of more than 3 molecules is very rare। समझ रहे हो बात? कि मतलब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मतलब एक ही टाइम पे एक साथ कोलाइड करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही रेयर होता है। इसलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है या मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है? मतलब 3 मॉलिक्यूल्स तक आपस में एक टाइम पे कोलाइड हो सकता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। 3 से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने का प्रोबेबिलिटी एक साथ, साइमल्टेनियस कोलिजन का बात हो रहा है। ठीक है, हम लोग अलग अलग नहीं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे हैं हम लोग। समझ रहे हो ना साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है? यस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन जो है ना, मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स का, वो नहीं पाया गया, बहुत ही रेयर केस है। इसलिए मैक्सिमम हम लोग बोल सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी जनरली 3 तक ही जाता है। मॉलिक्युलरिटी 1 होगा यूनिमॉलिक्युलर, बाई मॉलिक्युलर, या कुछ कुछ केसेस में ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शंस तक जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये भी चीज एक्सपेरिमेंटली प्रेडिक्ट किया गया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी बोथ आर इक्वल। अब अगर ये चीज तुमको पता चल गया बोथ आर इक्वल, तो इससे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे इस केस में क्या होगा? अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके लिए हम लोग, वॉइस। बताओ, अगर तुमको पहले से रिएक्शन में दिया, हेलो यस सर। हेलो, आवाज नहीं आ यस रहा है सर। क्या? अब आ रहा है सर। आभार। कट रहा होगा यार बीच में, तो शायद आंधी वांधी आया हुआ है। ठीक है, तो आ रहा है ना अभी? यस सर। आभार। हाँ, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ये ध्यान रखना कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर तुमको कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है, तो उस केस में जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही क्या बन जाएगा? उसके लिए ऑर्डर बन जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे ये हमको ये वाले रिएक्शन हमको पता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, दिया हुआ है हमको। तो इस केस में अगर हम लोग इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू के इंटू H2 पे पावर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यस और नो? और I2 पे पावर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, बोलो। यस तो लेकिन यस ये सर। हम लोग कब कर सकते हैं? जब हमको रिएक्शन में दिया रहे कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है।
तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ये चीज ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों क्या होता है, इक्वल होता है ना। इतना बात समझ में आ गया एलिमेंट्री Yes, रिएक्शन sir. के लिए? लिख लियो सारा पॉइंट। तो इस Yes, केस में sir. देखो, इस केस में इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी भी 2 हो गया, और इस केस में अगर इस रिएक्शन का तुमको ऑर्डर पूछा जाएगा तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी बोथ आर इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमको पता चल चुका है, ये हमको दिया हुआ है कि ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलो नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्स। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हुआ, एलिमेंट्री रिएक्शन का जस्ट अपोजिट हो गया, कि वैसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। समझ रहे हो बात? यस सर। अब मोर देन वन स्टेप में हो रहा है तो इसमें एक इंटरमीडिएट तो आएगा। समझ रहे हो, एक स्टेप से ज्यादा हो रहा है इन्वॉल्व तो इसमें मिनिमम एक इंटरमीडिएट तो आएगा। मान लो 2 स्टेप है रिएक्शन का, तो 2 स्टेप है तो मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बीच में एक इंटरमीडिएट बन रहा होगा, तभी तो 2 स्टेप लग रहा है। यस यस और नो? यस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, देयर मस्ट बी एन इंटरमीडिएट फॉलोड बाय 2 ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, फॉलोड बाय 2 ट्रांजिशन स्टेट्स। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रिक्वायरमेंट है। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मिनिमम 2 स्टेप वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि अगर वो 2 स्टेप वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें जरूर एक इंटरमीडिएट तो बनेगा ही, और एक इंटरमीडिएट अगर बन रहा है तो वो 2 ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होंगे वहां पे। ठीक है, जैसे इसका एनर्जी डायग्राम अगर ड्रॉ करें हम लोग, तो जैसे यहाँ देखो एनर्जी डायग्राम अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे एनर्जी लिए और एक्स एक्सिस पे हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का एनर्जी डायग्राम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया देखो रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट का एनर्जी, और ये जो हो गया ये बीच में जो बन रहा है ये क्या है, ये इंटरमीडिएट को डिनोट कर रहा है, ये इंटरमीडिएट का एनर्जी हो गया, है ना। सर और रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सेम एनर्जी लेवल पे है क्या? सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, ऊपर नीचे कर लेना। सेम हो भी सकता है, ऐसा थोड़ी है। अगर डेल्टा अगर 0 हो गया डिफरेंस, ऐसा तो जनरली नहीं, और कुछ ना कुछ आइडियली तो, आइडियल केस अगर लोगे तो 0 हो सकता है, ऐसे तो 0 नहीं होगा ना। सेम एनर्जी लेवल नहीं है, ऊपर नीचे कर लेना, थोड़ा सा डिफरेंस तो दिख ही रहा है यार, थोड़ा सा समझ रहे हो। तो ये देखो, ये हो गया, ये वाला लेवल किसको डिनोट कर रहा है, इंटरमीडिएट एक बन रहा है। अब इंटरमीडिएट बनने से पहले देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, टीएस से डिनोट कर रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट 2, दिख रहा है ना? यस और नो? यस। ये 2 स्टेप वाला है, तो मिनिमम हम 2 स्टेप वाले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अभी देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो अगर 2 स्टेप वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, मिनिमम वाला केस ले रहे हैं लोग, ठीक है, तो मिनिमम 2 स्टेप हो सकता है। अगर 2 स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा। अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो इंटरमीडिएट से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा और इंटरमीडिएट के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट से पहले देखो
रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बनने के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसके बाद जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो अगर 2 स्टेप वाला है तो उसमें एक इंटरमीडिएट फॉलोड बाय 2 ट्रांजिशन स्टेट्स होने चाहिए। समझ रहे हो? तो ये Yes. हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कुछ सीन हो गया। तो मिनिमम एक इंटरमीडिएट तो बनेगा ही इसमें, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना इससे रिलेटेड, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस each step has its own molecularity। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप जो होता है ना, हर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप क्या होगा? एलिमेंट्री होगा या नहीं? बताओ। अगर वो तुमको कॉम्प्लेक्स Yes. रिएक्शन मान लो तुमको दिया हुआ है कि वो 3 स्टेप में दिया हुआ है, तो जितने स्टेप वाले रिएक्शंस होंगे सारा स्टेप वाला रिएक्शन एलिमेंट्री होगा या नहीं होगा? मान लो कोई भी मेन रिएक्शन हमारा कुछ और है और वो बोला है कि वो 3 स्टेप में बन रहा है, तो तीनों स्टेप्स रिएक्शंस जो होंगे वो तीनों तो एलिमेंट्री होगा ना? यस और Yes, sir. Yes, sir. तो हर एक स्टेप का जो मॉलिक्युलरिटी होगा ना वो अलग अलग होगा। मतलब समझ रहे हो? क्योंकि हर एक स्टेप में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वो तो डिफरेंट होगा, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सेम हो हर एक केस में, ठीक है। तो अगर मोर देन 1 स्टेप्स में इन्वॉल्व हो रहा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ईच स्टेप का मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो डिफरेंट होता है, ओन मॉलिक्युलरिटी होगा। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो मॉलिक्युलरिटी होगा पूरे ओवरऑल पूरे रिएक्शन के लिए अगर मॉलिक्युलरिटी पूछा जाए तो वो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? देयरफॉर यहाँ पे द मॉलिक्युलरिटी ऑफ नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बी डिफाइंड, क्योंकि हर एक स्टेप का मॉलिक्युलरिटी जो है वो डिफरेंट है। ऑफ नेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कैन नॉट बी डिफाइंड। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वैसे हम लोग नेट मॉलिक्युलरिटी की कोई बात नहीं करते हैं, समझ रहे हो? जैसे एलिमेंट्री रिएक्शंस था तो उसमें मॉलिक्युलरिटी तो हम लोग बोल देते थे ना, सिंगल स्टेप वाला है तो जो नंबर ऑफ इन्वॉल्व है जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो सारा ऐड करके बोल देंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर दिया हुआ है तुमको तो उस केस में तुमको ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी अगर पूछा जाए उस रिएक्शन का क्या है, नेट रिएक्शन का, वो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। हर एक स्टेप का इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी होगा लेकिन नेट रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी नहीं होगा, वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। यस और नो? ठीक है, तो इसमें ध्यान दे देना, ये डिफरेंस याद रखना। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के डिफरेंस में ये पूछा जाता है कि मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, बट द ऑर्डर कैन बी डिफाइंड। ऑर्डर जो है दोनों के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए, बट द ऑर्डर कैन बी डिफाइंड बोथ फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। ये ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस हो गया, बट ऑर्डर कैन बी डिफाइंड फॉर बोथ elementary as well as complex reactions। ठीक है, ऑर्डर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ना कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन जो है वो हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में देखेंगे कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर वहां से कैसे ऑर्डर डिराइव करेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन, समझ रहे हो बात? यस और नो? Yes. हेलो, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। एलिमेंट्री के लिए तो जो मॉलिक्युलरिटी होगा वही ऑर्डर हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर ऑर्डर निकालना है तो जो भी हमको स्टेप रिएक्शंस दिए होंगे उस स्टेप रिएक्शन से पहले हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फिर वहां से हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे।
बात समझ आया? तो इतना बात लिखो पहले, उसके बाद फिर हम लोग वो क्वेश्चंस पे वो क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है तो उस पे जाते हैं। लिख चुके हो इतना? लिख लिए? यस सर। पूरा लिख चुके हो? यस यस सर। दिख रहा है ना? अभी स्क्रीन तो दिख रहा है, यस सर। आवाज भी आ रहा है ना? यस। यस सर। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन अब देखो क्या था, मैकेनिज्म जो फिर से लिख देते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 2H2 गैस प्लस 2NO गैस, और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा N2 गैस और प्लस 2H2 गैस। ठीक है, ये हमारा मेन रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 स्टेप में ये हो रहा है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है? 2NO गैस जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ? ये फास्ट दिया हुआ है हमको, ये N2O2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिखा हुआ है ना सबके पास? यस। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? ये H2 गैस जो है ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा, ये H हाँ N2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये स्लो स्टेप है। ये N2O गैस और प्लस H2O गैस बना रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हुआ? थर्ड स्टेप में हो गया ये H2 गैस जो है ये N2O गैस के साथ रिएक्ट किया और ये फास्ट है, और ये N2 गैस और प्लस H2O गैस। अब इसके लिए हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो तुमको सबसे पहले लिखा चुके हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो किससे निकलता है? स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन से, है ना? तो इन तीनों में स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? 3 स्टेप्स जो दिए गए हैं, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा दिख रहा है तुमको? सेकंड। और एक और चीज है, स्लो स्टेप से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो चलो पहले हम लोग लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन। कौन कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व है सेकंड स्टेप में? हमारे H2 है, और ये हर एक स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री होता है। तो अगर वो एलिमेंट्री है तो जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ऑर्डर वही हो जाएगा, यस और नो? तो इस केस में H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1, तो ऑर्डर हो गया 1। N2O2 है दूसरा रिएक्टेंट हमारा, N2O2, इस पे भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, पावर 1 ही होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे N2O2 हमारा क्या है? इंटरमीडिएट है या नहीं? N2O2 तो हमारा ना तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, दिख रहा है तुमको? यस ना तो रिएक्टेंट है वो, ना ही प्रोडक्ट में दिख रहा है। ये जो हमारा मेन रिएक्शन है यहाँ से तुम देखोगे, इस मेन रिएक्शन में N2O2 तुमको कहीं पे दिख रहा है क्या? नो नहीं दिख रहा है, तो वो ना ही रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है। तो इसका क्या मतलब है? उसको हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में उसको इंक्लूड कर सकते हैं क्या? इंक्लूड कर सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट को? यस और नो? नो सर। नो सर, तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको बताओ? N2O2 को रिप्लेस करना होगा। N2O2 को रिप्लेस करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेप यूज करेंगे? फर्स्ट वाला, दिख रहा है? क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन दिया हुआ है हमको, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला। तो उसके लिए के इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1, बोलो के इक्विलिब्रियम वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या नहीं? हेलो, क्या लिख सकते हैं? देखो N2O2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जैसे एक्सप्रेशन लिखते थे, पावर तो 1 होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO पे पावर होल स्क्वायर, यस और नो? अब तो यहाँ से देखो हमारा क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ N2O2, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO का होल स्क्वायर, कर सकते हैं? यस सर। अब सब्स्टिट्यूट करो, हमारा N2O2 पे पावर 1 था, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। देखो
तो रेट क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 तो पहले से है वहां पे पावर 1। अब N2O2 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा NO का होल स्क्वायर और इंटू के इक्विलिब्रियम, ये आ गया। अब यहाँ पे के और के इक्विलिब्रियम को इसको रिप्लेस कर देते हैं हम किसी के डैश से, ठीक है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही है, के भी ये रेट कांस्टेंट है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसको किसी एक कांस्टेंट के डैश से रिप्लेस कर दिया। के डैश से रिप्लेस करने पे अब यहाँ देखो ये क्या बच गया हमारे पास, H2 पे पावर 1 और NO पे पावर 2, यही बचा हमारे पास, ये रेट। तब यही रेट ला एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि where k dash is equal to k into k इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यही हमारा मेन रेट ला एक्सप्रेशन आ गया। इसमें देखो तो आपको इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है क्या हमारा, सर आपको इंटरमीडिएट ओ इन्वॉल्व हो सर, रहा है नहीं, तो यही हमारा रेट ला। बस इंटरमीडिएट को तुमको एलिमिनेट करना है ना, इंटरमीडिएट के कंसेंट्रेशन को तुमको एलिमिनेट करना है, उसको एलिमिनेट करने के लिए तुमको कुछ ना कुछ रिएक्शन में हिंट दिया रहेगा। तो अब यहाँ देखो, अब इसका रेट ला एक्सप्रेशन हमारे पास मिल गया है, इस पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन का रेट ला एक्सप्रेशन आ गया है या नहीं। यस तो इसका देखो, इसमें अगर तुमसे पूछा जाएगा कि इस पूरे रिएक्शन का ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी क्या है, वो तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप का मॉलिक्युलैरिटी डिफरेंट होगा। स्टेप 1 एलिमेंट्री है तो इसका मॉलिक्युलैरिटी हो जाएगा 2, स्टेप 2 का मॉलिक्युलैरिटी 2, स्टेप 3 का मॉलिक्युलैरिटी 2, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी जैसा चीज कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप का मॉलिक्युलैरिटी अपना अलग अलग मॉलिक्युलैरिटी है हर एक स्टेप का, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर तो डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यस और नो। और वो ऑर्डर कहाँ से आएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, सबसे पहले उसका क्या निकालोगे तुम लोग, रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, तो उससे ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा 1 + 2, तो ऑर्डर क्या हो गया 3 हो गया, यस और नो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, देख लो एक बार कैसे हम लोग निकाले, फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को खुद करना है वो। कोई डाउट है बोलो, हेलो, Yes, sir. कोई डाउट है इसमें, बोलो बोलो जल्दी बोलो, रिप्लाई करो कोई भी। नो सर, नहीं, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसी से रिलेटेड है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। तो स्क्रीन गायब। स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है, पता नहीं आज नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। देखो आवाज आ रहा है अभी, यस सर आप। स्क्रीन दिख रहा है, यस सर आप। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम CO गैस एंड क्लोरीन, ठीक है, इसके लिए रिएक्शन हमको दिया गया CO गैस प्लस Cl2 गैस, और ये बना रहा है COCl2, यही है फोस्गेन गैस, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, और इसके लिए एक्सपेरिमेंटली जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन दिया गया है इसके लिए इज, रेट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CO और इंटू Cl2 पे पावर 3/2, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है, समझ रहे हो। तुमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक मैकेनिज्म इसका दिया गया है, इज द फॉलोइंग मैकेनिज्म
कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन। ठीक है, ये रेट इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है, और नीचे तुमको मैकेनिज्म दिया हुआ है। वो मैकेनिज्म से तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करना है और फिर दोनों को मैच करना है, दोनों सेम आ रहा है यानी। समझ रहे हो बात, क्या करना है? यस और नो? यस। हेलो। ठीक है, यहाँ पे हम देखो स्टेप लिख रहे हैं, ये 3 स्टेप दिया हुआ है। इन तीनों स्टेप को यूज करके तुम लोग अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालोगे, और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन आया उससे तुम लोग मैच करोगे। ठीक है, अगर सेम आ रहा है तो यस लिखोगे, नहीं आ रहा है तो नो लिखोगे। COCl प्लस Cl2, और ये बना हमारा COCl2 और प्लस Cl, और ये हमारा स्लो स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म तुमको दिया हुआ है यहाँ पे। इन तीनों मैकेनिज्म का यूज करके रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालो, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू से मैच करो। चलो, दिख रहा है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? यस। चलो फटाफट करो, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से ट्राई करो। यस सर, सही है। सही है, यस सर। आ गया तुम लोग का। चलो, ये जो गिवन रेट लॉ, गिवन जो मैकेनिज्म है, इनसे तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे बताओ? तो अब देखो, रेट जो है हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से आता है, तो स्लो स्टेप कौन सा है इसमें से, तीनों में से? थर्ड वाला, थर्ड है ना? यस। तो इसके लिए क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ COCl पे पावर 1 और Cl2 पे पावर 1। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, COCl और Cl2 हमारा जो मेन रिएक्शन है, इसमें ना तो तुमको COCl रिएक्टेंट में दिख रहा है, ना ही प्रोडक्ट में दिख रहा है। Cl2 तो दिख रहा है, लेकिन COCl हमको नहीं दिख रहा है। मतलब COCl क्या है? वो इंटरमीडिएट है। यस और नो? अब इंटरमीडिएट है तो उसको क्या करना है? हमको रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे कर पाएंगे COCl को? तो COCl कहाँ पे दिख रहा है तुमको? देखो कहाँ पे दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा टू है ना? में। तो इक्वेशन 2 का के इक्विलिब्रियम जब लिखोगे, इसको चलो, ये इक्वेशन 1 का के इक्विलिब्रियम हम लोग K1 एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन 2 का K2 एज्यूम कर लेते हैं। K2 पहले लिखते हैं हम लोग। K2 क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ COCl और बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO। तब यहाँ पे देखो, COCl तो यहाँ से हम लोग रिप्लेस तो कर देंगे,
बट एक्चुअली हमारा ये क्या आ गया, K2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl और कंसंट्रेशन ऑफ CO। तो CO के टर्म में तो आ रहा है, लेकिन एक और इंटरमीडिएट यहाँ पे आ गया ना, Cl भी तो आ Yes. गया, आ जाएगा ना Cl। तो Cl को भी तो रिप्लेस करना हो, क्योंकि Cl भी तो हमको ना तो प्रोडक्ट में दिख रहा है ना ही रिएक्टेंट में दिख रहा है कहीं पे, बोलो। तो Cl को रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, K1 वाला, Equation 1. यस और नो। तो K1 एक्चुअली कैसा आ जाएगा, K1 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, Cl का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय Cl2 और नो, बताओ, बोलो बोलो जल्दी, हेलो। Cl. यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो, ये क्या आ जाएगा, Cl का स्क्वायर जो हो गया, ये हो गया K1 और Cl को Cl पे पावर 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो क्या लेना होगा, उधर रूट हो जाएगा, मतलब Yes. K1 का पावर हाफ हो गया और Cl2 का पावर क्या हो गया, ये भी हाफ हो जाएगा। अब यहाँ देखो Cl पे पावर 1 वहां पे रिप्लेस कर दें, तो कंसंट्रेशन ऑफ COCl क्या आ गया हमारे पास, K2 इंटू Cl की जगह पे क्या आ गया, देखो K1 पे पावर हाफ हो गया और ये हो गया Cl2 पे पावर 1/2, ठीक है, और CO कंसंट्रेशन ऑफ CO यही आ गया हमारे पास, बोलो। देखो यहाँ तक कोई डाउट। No, sir. अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम रेट ला एक्सप्रेशन जो हमारा मेन लिखे थे स्लोएस्ट स्टेप वाला, उसमें रिप्लेस करेंगे K इंटू, अब COCl की जगह सिर्फ रिप्लेस करना है ना हमको, तो COCl की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये K इंटू आ गया, ये K2 आ गया और ये कुछ K1 आ गया, इस पे पावर 1/2 और Cl2 पे पावर हाफ, CO पे पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे क्या बचा है CO, सॉरी ये है Cl2 पे पावर 1, Cl2 पे पावर 1। तो देखो ये सारा हमारा कांस्टेंट है, इन सबको किसी कांस्टेंट के डैश से रिप्लेस कर देता है ना, और यहाँ पे क्या बच गया, CO पे पावर 1 बच गया और Cl2 पे पावर हाफ और Cl2 पे पावर 1, इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या होगा, Cl2 पे पावर 3/2 आ गया, यस और नो, वेर हमारा K डैश जो है ये किसके इक्वल है, ये K इंटू K2 इंटू कॉन्स्टेंट है सारा, K1 पे पावर क्या हो गया हाफ, तो इससे कोई लेना देना है नहीं हमारे पास, कोई कांस्टेंट ही हो गया, ये हमारा रेट ला एक्सप्रेशन आ गया, ये हम लोग डिराइव किए किससे, मैकेनिज्म से, यस और नो, देखो Yes, sir. कोई दिक्कत। Yes. Sir. अब इसको जो जो एक्सपेरिमेंटली रेट का मैकेनिज्म आया था, हमारा रेट ला एक्सप्रेशन जो आया था, उससे तुम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन से कंपेयर करो, एग्जैक्टली सेम आ रहा है या आ रहा है, Yes. जो दिया हुआ है उससे सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो मैकेनिज्म हम लोग को दिया गया है उस रेट ला एक्सप्रेशन के लिए या उस ओवरऑल इक्वेशन के लिए, जो मैकेनिज्म हमको दिया गया है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, Consistent. बोलो। कंसिस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर द रेट लॉ इज in accordance with the mechanism given, in accordance with the, मतलब जो मैकेनिज्म दिया गया है वो करेक्ट है, समझ में आया बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको करने को मिलेंगे इसमें, रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव है तुमको, इंटरमीडिएट्स को बस एलिमिनेट करते जाना है तुमको, बस सिंपल सा बात। 2 पॉइंट तुम ध्यान रखना है, रेट क्वेश्चन जब भी लिखेंगे हम लोग स्लो भी इंटरमीडिएट क्वेश्चंस होगा। Yes.
कोई देख लो एक बार अच्छे से, तो इसके क्वेश्चंस आप तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब वाला पार्ट भी खत्म हो गया। तो ऑलमोस्ट तुम लोग का मेडिकल के जो स्टूडेंट हो, मेडिकल का सिलेबस खत्म हो चुका है। मेडिकल के जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए। इंजीनियरिंग वाले में सिर्फ एक दो टॉपिक बचा हुआ है तुम लोग का। कौन सा बचा हुआ है? वही कंसेक्यूटिव रिएक्शन वाला, ठीक है, और पैरेलल रिएक्शन वाला, वो बताना है बस। और थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे रेडियो एक्टिविटी वाला। उसमें कैसे डीके कांस्टेंट और ये सब होता है, बेसिक चीज देखना है बस, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ना, मोस्टली वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। जितने भी रेडियो एक्टिव डीके हैं वो सारा किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट फर्स्ट। ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जितना भी उसका इक्वेशन आएगा देखोगे, वो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो पढ़े उसी जैसा दिखेगा तुमको, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड तुम लोग क्वेश्चंस बना लो, पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अब मुश्किल से 2 क्लास में ये चैप्टर तुम लोग का खत्म हो जाएगा पूरा, है ना। वो 2 टॉपिक जो बचा है छोटा छोटा टॉपिक है, उसको वो 2 क्लास में खत्म कर देंगे। तो तुम लोग उधर बना रहे हो या नहीं क्वेश्चंस? इसके बना लिए पूरे जितना हुआ है? ये सर लास्ट क्लास तक का बना लिए। ठीक है, तो ये वाला भी कर लो ना, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैकेनिज्म से रिलेटेड, और आर्हेनियस इक्वेशन, वो सारा जो था टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला, है ना, वो सारा क्वेश्चंस भी आप कर लेना, क्योंकि वो सब टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस आता है, देखना। प्रीवियस ईयर देखोगे तो दिखेगा तुमको क्वेश्चंस, है ना। इतना बनाओ। अब मोस्टली खत्म ही है चैप्टर, 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, मतलब मोस्टली नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर तुम लोग खत्म। उसके बाद तुम लोग का स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेंगे पहले स्टार्ट। तो सरफेस में तो कोई न्यूमेरिकल है नहीं, वो तो आसान सा चैप्टर है, सरफेस थ्योरी में वाला ज्यादा चैप्टर है, मेटलर्जी फिजिकल में ही है। रख। क्या क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है। तो वो सरफेस में तो मेटल वगैरह मेटलर्जी है ना। मेटलर्जी तो अलग चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री अलग चीज है। सरफेस केमिस्ट्री मतलब वो थ्योरेटिकल चीज है, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी, ठीक है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, उसमें एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस, ये सब के बारे में पढ़ना है बस। कैटालिसिस क्या होता है, होमोजीन, कितने टाइप्स के कैटालिसिस होते हैं, तो देखोगे एक बार चैप्टर, आसान सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। एक बार रीडिंग मारोगे बस समझ आ जाएगा सोप सारा का चीज। एक्शन इसी में पढ़ना है क्या? हाँ, वो सारा चीज है। तो उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो पहले काइनेटिक्स नेक्स्ट वीक में तुम लोग का काइनेटिक्स वाला खत्म हो जाएगा पूरा, डाउट वाउट लेके, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ज्यादा टॉपिक कहाँ बचा? एक इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा, उसके बाद तो फिजिकल खत्म ही हो, स्टेट तो हो ही गया ना तुम लोग का। यस सर। तो एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल में यही 2 चैप्टर बचे हैं। सर सॉलिड स्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ है सॉलिड स्टेट? हो गया होगा ना, क्या बचा हुआ है? नो सर, अभी कुछ टॉपिक्स बाकी है। डिफेक्ट वाला क्या? सर उसके बाद उसमें क्या है? सर बोले थे कि पढ़ लेने और नोट्स बनाने और उसके सर बाद फिर बोले एक दिन थे डाउट पढ़ के क्लास नोट्स लगा देना। बना। अच्छा, लेकिन वो वो डिफेक्ट डाउट डिफेक्ट वाला इफेक्ट हो गया बचा था हुआ। सर। इफेक्ट हो गया। पैरामैग्नेटिक अच्छा, फेरोमैग्नेटिक वाला। वो सब तो पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा एक बार में, तो बस रीडिंग माना यार। सेमीकंडक्टर वाला चीज है उसमें, तो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ोगे ना, पी टाइप एन टाइप पढ़े हो? सेमीकंडक्टर अभी पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, वही सारा चीज है। पैरामैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, ये सब तो फिजिक्स में भी तुम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब बताया जाएगा तो वहां पे भी ये सब टर्म सुनोगे। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड वो फिजिक्स में ये सब डिटेल में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत दिया हुआ है उस चैप्टर में, बस इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, डेफिनेशन। केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ोगे तो वो सब डिटेल में पढ़ोगे, पी टाइप एन टाइप, है ना।
तो सारा चीज हो जाएगा, वो कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, चलो तो इतना क्वेश्चंस करो फिर। ठीक है, उसके बाद खत्म करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, फिर इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बनाओ क्वेश्चंस। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं आज, अगले क्लास में। चलो ठीक है, थैंक यू।